हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट केस स्टडीज। तो हमने अभी तक चैप्टर नंबर 9 जो है पार्ट बी आपके सिलेबस का, क्लास 12 के स्टूडेंट्स का जो पार्ट बी है सिलेबस का, उसका हमने चैप्टर नंबर 9 दैट इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो डिस्कस कर लिया है। और उससे रिलेटेड जो भी केस स्टडीज हैं आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है सेशन केस स्टडीज पर, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग और भी कुछ केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो ये पूरा चैप्टर है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब पहले केस स्टडी पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप क्वेश्चन रीड आउट कर लीजिए और फिर केस स्टडी पढ़िए ताकि आपको आसानी हो आंसर्स को ढूंढने में। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जो हमने सेकेंड ऑप्शन अभी देखा कि पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं और फिर उसके बाद केस स्टडी पढ़ेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा आसान है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमने जब ये क्वेश्चन को देखा तो हमने ये देखा कि इसमें दो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। तो पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर दिस कंपनी। तो ये जो कंपनी है जिस बारे में केस स्टडी बता रही है हमें, इसमें हमें ये बताना है कि इस कंपनी के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है। ठीक है, और हमें जो सेकेंड क्वेश्चन है बी क्वेश्चन, उसमें ये पूछा गया है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ फाइनेंशियल प्लान, गिव एन इमेजिनरी प्लान टू सपोर्ट योर आंसर। तो इसमें हमें फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लान के बारे में पूछा गया है कि उसका क्या महत्व होता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, और हमें एक, आप एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर हो और आपको क्या करना है, एक इमेजिनरी प्लान भी क्रिएट करना है इस कंपनी के लिए। ठीक है, तो हमें ये तो क्लियर होगा कि हमें क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। चलिए अब केस स्टडी रीड आउट करते हैं। एस लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग स्टील एट इट्स प्लांट इन इंडिया। ठीक है, ये क्या करती है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इट इज enjoying a buoyant demand for its products as economic growth is about 7 to 8%। और इसके प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, क्योंकि इस में काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ है, 7 to 8% की इकोनॉमिक ग्रोथ है, और इसमें जो स्टील की डिमांड है वो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, एंड द डिमांड फॉर स्टील इज ग्रोइंग। इट इज़ प्लानिंग टू सेट a new steel plant to cash on the increased demand it is facing। क्योंकि अभी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है स्टील की, इस वजह से कंपनी इज प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू स्टील प्लांट। वो क्या चाह रही है कि एक नया स्टील प्लांट जो है वो सेटअप करे। ठीक है, नया स्टील प्लांट सेटअप करना चाह रही है। तो इट इज एस्टिमेटेड दैट इट विल रिक्वायर अबाउट ₹5,000 करोड़ टू सेटअप। मतलब उसको एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कितना पैसा लगेगा, 5,000 करोड़ रुपए लगेंगे, और उसके साथ साथ 500 करोड़ वर्किंग कैपिटल टू स्टार्ट द न्यू प्लांट। और इस न्यू प्लांट में वर्किंग कैपिटल कितना लगने वाला है, 500 करोड़ का। तो एक तरह से इस क्वेश्चन में हमें एस्टिमेशन दिया है कि प्लांट को सेटअप करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, लॉन्च करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए 5,000 करोड़ का जो है उनको कैपिटल लगने वाला है, और उसने एस्टिमेशन दिया कि वर्किंग कैपिटल उसको 500 करोड़ का लगेगा। तो चलिए अब हमें ये बताना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कंपनी फिक्स्ड असेट और करंट असेट, आई होप आपको ये दोनों क्या होते हैं वो क्लियर है। तो फिक्स्ड असेट और करंट असेट का साइज, कंपोजिशन, अमाउंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ये कंपनी पता कर सकती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें कितना, मतलब उनका क्या कंपोजिशन और साइज होना चाहिए फिक्स्ड असेट का, और क्या कंपोजिशन और अमाउंट होना चाहिए करंट असेट्स का। ठीक है, और उसके अलावा वो अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग उठाना चाहे सेटअप करते टाइम, अगर वो चाहे कि उसे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करनी है तो कितना अमाउंट उसे लगेगा।
ठीक है, कितना अमाउंट होना चाहिए, और अगर वो कभी बाहर से पैसा उठाना चाहे, बोरोइंग करना चाहे, तो उस केस में उसके उसका कैपिटल का जो कंपोनेंट है, मतलब किस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उस कंपनी का, कितना डेट कितना इक्विटी होनी चाहिए, है ना, ये भी फिक्सिंग करने के लिए, ये भी डिसाइड करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस कंपनी को हेल्प करेगी। इसके बाद मेन फोकस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये होना चाहिए कि किस तरह से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, मतलब जो कंपनी के ओनर्स है, कंपनी के जो इनकम बचती है वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाती है, तो कंपनी को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से इन इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो इनकम है वो किस तरह से ज़्यादा हो। तो इस पे फोकस करते हुए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस पे मदद करेगी कंपनी को, और उसे डिसाइड करने में कि किस तरह से उसका फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। अब हमने ऊपर जो एस्टिमेशंस पढ़े थे उसमें हमें पार्ट बी में ये पूछा गया है, पार्ट बी क्वेश्चन के, कि भाई फाइनेंशियल प्लान जो क्रिएट कर रही है उसने जो एस्टिमेशन दिया है, और मतलब उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है। तो अगर कंपनी के पास एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान होगा तो कंपनी कैन इंश्योर कि भैया जब हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो क्या वो अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर ये भी कंपनी इंश्योर करेगी कि वो कोई भी अननेसेसरी फंड्स रेज ना करे, ठीक है, अननेसेसरी फंड्स रेज ना करे। और उसके साथ कंपनी ये भी प्लान में रखेगी, अगर वो उसके पास फाइनेंशियल प्लान होगा तो ये कर पाएगी कि जो फंड्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, ऑप्टिमली यूटिलाइज होगा फंड, और अच्छी तरह से वो फंड्स को मैनेज भी कर सकती है अगर उसके पास एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान है तो। अब हमें यू आर द फाइनेंशियल एडवाइजर, और आपको बोला गया था कि यहाँ पे आपको एक इमेजिनरी प्लान भी देना है। तो एज पर द एस्टिमेशन जो हमें क्वेश्चन में दिए गए थे उससे हमने क्या करा है, एक फाइनेंशियल प्लान क्रिएट किया है। अब कंपनी ने तो हमें एस्टिमेशन दिया था कि फिक्स कैपिटल हमें कितना लगने वाला है, 5000 करोड़ का, पूरे एस्टेब्लिशमेंट को लॉन्च करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल उन्होंने बोला था कि 500 करोड़ लगेगा। तो इस फिगर्स को, इन अमाउंट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के पास जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो दो है, या तो डेट या इक्विटी। तो हम उनको बोलेंगे कि आप ऐसा मतलब डेट उठाइए, इक्विटी के बदले ऐसा डेट उठाइए कि इक्विटी के बदले आपका जो डेट हो वो 2 गुना हो। मतलब जो आपका डेट इक्विटी रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 2:1 का बनना चाहिए। आप इस तरह से जो है डेट उठाना, हम कंपनी को ये फाइनेंशियल प्लान बोलेंगे कि आप इस तरह से डेट उठाना कि आपके इक्विटी के बदले 2 गुना डेट हो, ताकि आपका जो वर्किंग है वो अफेक्ट ना हो, और आप अच्छी तरह से अपना जो स्टील प्लांट है वो एस्टेब्लिश कर सको और ऑपरेट कर सको, ठीक है। और यही जो है 2:1 का जो रेशियो होता है दोस्तों, ये काफी अच्छा माना जाता है कंपनी के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चंद्रा लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ लैपटॉप्स, ठीक है, ये लैपटॉप्स का मैन्युफैक्चरर है। इट मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़। कितना प्रॉफिट कमाया है, 1000 करोड़, ठीक है। द डायरेक्टर्स हैव प्रपोज्ड अ डिविडेंड ऑफ 38%। डायरेक्टर्स ने क्या बोला है कि इस प्रॉफिट पे कितना परसेंट डिविडेंड देंगे, 38% डिविडेंड देंगे। एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, अब आपका रोल आता है दोस्तों, आप उस कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर हो और आपको ये बताना है कि डिविडेंड डिक्लेयर करते टाइम क्या डिविडेंड पॉलिसी होनी चाहिए, किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के लिए डिविडेंड पॉलिसी बनाएंगे। तो हम बोलते हैं, मतलब जो फाइनेंस मैनेजर है, आप लोग हो, आप क्या बोलेंगे कंपनी को कि भाई आप इन फैक्टर्स का ध्यान रखो, जब आप डिविडेंड पॉलिसी बना रहे हो तो आप इन फैक्टर्स को ध्यान रखो कि आपकी जो अर्निंग है वो कितनी है। तो अर्निंग मान लो कितनी है, 1000 करोड़ की आपकी अर्निंग है। फिर ये भी देखो कि ये जो अर्निंग आप कमा रहे हो क्या ये स्टेबल है,
क्या आप साल दर साल इतनी अर्निंग कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। फिर आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कंपनी कि डिविडेंड पे करने के लिए आपके पास सुटेबल या सफिशिएंट कैश है ना, डिविडेंड पे करने के लिए आपके पास सफिशिएंट एडिक्वेट कैश अवेलेबल है या नहीं, ताकि आप डिविडेंड पे कर सको। क्योंकि आपने बोला कि 38% का डिविडेंड पे करना है, तो क्या आपके पास इतना कैश अवेलेबल है या नहीं, ये भी ध्यान रखना कंपनी। ठीक है, फिर आप देखो कि आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है। अगर आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है तो डिविडेंड मत देना। क्या डिविडेंड मत देना, आप कहीं इन्वेस्ट कर दो उसको। ठीक है कंपनी, ऐसा बोलना आप उनसे। और अगर आपकी ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो आप क्या करेंगे, डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर जो डिविडेंड आप दे रहे हैं, क्या वो स्टेबिलिटी है उसमें डिविडेंड की। हमने इस वाले पॉइंट में कुछ पॉलिसीज पढ़ी थी, तो उन पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए आप स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड चेक करना कंपनी, और देखना कि क्या स्टेबिलिटी है कि नहीं डिविडेंड की। ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, ये भी देखना कि आपके शेयर होल्डर्स में किसको आप प्रेफरेंस दे रहे हो। ठीक है, उस हिसाब से आप डिविडेंड पॉलिसी बना सकते हो और डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। भाई टैक्सेशन पॉलिसीज क्या है कंपनी की, ज्यादा टैक्स अगर लगेगा तो डिविडेंड, अगर मतलब टैक्सेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग देखो कि कितनी इनकम बचती है। ठीक है, कंपनी की कितनी इनकम बचती है आफ्टर टैक्स, उस हिसाब से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, की कैपिटल मार्केट में कितना एक्सेस आपका है, उस हिसाब से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो कंपनी। फिर लीगल रिस्ट्रिक्शंस, कि अगर आपके कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस है, कोई आपको लीगल रिस्ट्रिक्शंस है, तो फिर आप क्या करना, उस हिसाब से ही डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपनी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, क्या आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है और उसमें ऐसा बोला गया है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है क्या डिविडेंड डिक्लेयर करते टाइम जो आपको फॉलो करना चाहिए, कुछ ऑब्लिगेशंस है क्या, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कंपनी। ओके, फिर स्टॉक मार्केट रिएक्शन, आपका जो शेयर है वो स्टॉक मार्केट में कैसे रिएक्ट कर रहा है, हाई प्राइस जा रहा है, लो प्राइस जा रहा है, प्रीमियम पे जा रहा है, या फिर किस तरह से रिएक्ट हो रहा है। तो स्टॉक मार्केट में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए कंपनी आप अपनी डिविडेंड पॉलिसी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन जब हम रीड कर रहे हैं, ओके एक सेकेंड गाइस, ओके, ड्यूरिंग द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ प्रकाश लिमिटेड, एजीएम हुई है कंपनी की, उसमें जो सीईओ है मिस्टर रजनीश, उन्होंने एक एक्सपांशन प्लान रखा है। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपांशन प्लान रखा है बिफोर द शेयर होल्डर्स, और उन्होंने जो फाइनेंस मैनेजर है कंपनी के, जो कि है मिस्टर कांत, उनको बोला है कि ये मेरा एक्सपांशन प्लान है, तो बताओ कि मैं कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा इकट्ठा करूं। ठीक है, तो जो मिस्टर कांत है, यहां तक मैंने आपको बता दिया दोस्तों, यहां तक। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। फाइनेंस मैनेजर मिस्टर कांत प्रपोज्ड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स then equity with a plan that they can be paid back whenever requirement of fund is over। उन्होंने क्या बोला मिस्टर कांत ने, फाइनेंस मैनेजर ने, कि अगर आपको एक्सपांशन प्लान के लिए फंड चाहिए तो आप क्या करो, डिबेंचर्स इशू कर दो। क्योंकि डिबेंचर्स की दोस्तों एक क्वालिटी होती है कि कुछ टाइम बाद वो क्या होते हैं, रिडीम हो जाते हैं, मतलब वो वापस किए जा सकते हैं, पेड बैक। ठीक है, जब हमारी फंड की रिक्वायरमेंट ओवर हो जाएगी तो दे कैन बी पेड बैक। लेकिन अगर आप इक्विटी इशू करोगे ना, है ना, अगर आप इक्विटी इशू करोगे तो आपका जो कंपनी का स्टेक है ना वो कम हो जाएगा, और उस केस में फिर शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मिस्टर कांत जो फाइनेंस मैनेजर है, उन्होंने क्या बोला कि आप डिबेंचर्स इशू कर दो। ठीक है, आई होप आपको ये इनका जो डिसीजन है, जो इनका प्रपोजल है वो क्लियर हुआ होगा कि इन्होंने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्यों बोला था। ठीक है,
In the above paragraph, which component affecting financing decision has been highlighted? अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्यों है? ये फाइनेंसिंग डिसीजन क्यों है? ये फाइनेंसिंग डिसीजन इसीलिए है क्योंकि इसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में पूछा गया है, और जब सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में पूछा जाता है तो वो कौन सा डिसीजन होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। तो कौन सा कंपोनेंट है जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है, हमें ये बताना है। देखिए, एक्सप्लेन द कंपोनेंट। द फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन इज कंट्रोल कंसिडरेशंस। मैंने आपको भी बताया था ना कि अगर वो इक्विटी इशू कर देगा तो शेयर होल्डर्स का जो कंट्रोल है कंपनी पे, शेयर होल्डर्स का जो स्टेक है कंपनी में, वो कम हो जाएगा। तो कंट्रोल कंसिडरेशंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इक्विटी आपने इशू करी, ठीक है, अगर आपने इक्विटी इशू करी तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स आएंगे और फिर उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन करने में। तो इसीलिए इन दोनों फैक्टर्स की वजह से फाइनेंसिंग डिसीजन अफेक्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट में एक पॉइंट ये भी आता है कि जो डिबेंचर्स होते हैं ना दोस्तों, वो एक टाइम बाद रिडीम भी किए जा सकते हैं। देखो, डिबेंचर बीइंग अ बोरोड फंड, रेजिंग थ्रू डिबेंचर डाइल्यूट would not dilute the stake of the shareholders much as in the case of with issue of equity। अगर इक्विटी इशू करेंगे तो स्टेक जो है शेयर होल्डर्स का वो कम होएगा। और फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वाला पॉइंट लिखा है कि डिबेंचर्स कैन ऑल्सो बी रिडीम्ड व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड इज ओवर। तो एक तरह से क्या रहती है? फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इसीलिए कंपनी को बोलेंगे कि आप क्या करो? डिबेंचर्स इशू करो। आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ये फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड था। नाइस क्वेश्चन, राइट? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। REI Agro Foods Limited is a famous multinational company. Ooh. Okay, it's a multinational company. ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है। मिस्टर SK नागी इज इट्स फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर कौन है? SK नागी। He is making efforts to increase the market value of capital invested by the equity shareholders। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसकी क्या कर सके? वैल्यू को इंक्रीज कर सके। ठीक है, he already knew it would be possible only when the price of the shares increases। उनको ये पता है कि कैसे इंक्रीज होगा वैल्यू, मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होगी? अगर शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होएगी। एंड द प्राइस ऑफ द शेयर्स इंक्रीजेज ओनली इफ द फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजंस आर टेकन ऑप्टिमली। अगर ये तीनों डिसीजंस अच्छे से लिए जाएं, ऑप्टिमली लिए जाएं, तो ही जो शेयर की प्राइस है वो बढ़ेगी। ठीक है, He did the same and achieved success। उन्होंने यही किया, ये सारे डिसीजंस अच्छे से लिए और इससे क्या हुआ? शेयर मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़ी और जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ भी बढ़ी। He did the same and achieved success with objective of financial management has been referred here explained। देखो, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसमें बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए क्या है? किस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? maximizing the wealth of the equity shareholders। It was a multinational company। बहुत ही अच्छी इसकी सक्सेस होगी फिर तो, राइट? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। Sara Limited is a company manufacturing cotton yarn. It has been consistently earning good profits for many years. This year too, it has been able to generate enough profits. There is availability of enough cash in the company and good prospects of growth in future. It is a well-managed organization and believes in quality, equal employment opportunities, and good remuneration practices. It has many shareholders who prefer to receive a regular income from their investment। I hope आपको क्लियर हो रहा होगा कि वो ऐसे मतलब शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी में जो कि रेगुलर इनकम
चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर। इट हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹40 lakhs फ्रॉम IDBI एंड इज बाउंड बाय सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने IDBI से लोन लेके रखा और उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे वो, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द लोन एग्रीमेंट। ठीक है, द अबाउट डिस्कशन अबाउट द कंपनी लीड्स टू वेरियस फैक्टर्स विच डिसाइड हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट्स should be retained and how much has to be distributed by the company. Quoting the lines from the above discussion, identify and explain any such 4 factors. तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कंपनी मतलब इसमें कौन से 4 फैक्टर्स है जिससे कंपनी अपने डिविडेंड पॉलिसी को डिसाइड कर सकती है। तो कौन से 4 फैक्टर्स है दोस्तों? एक तो अभी हमने बताया है ना, मैंने बताया ना आपको अभी कि ये क्या है, यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेन है। क्यों? उन्होंने IDBI से जो लोन लिया है, लोन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस बनते हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस बन रहे हैं। उसके अलावा देखा जाए तो इनके पास प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, देयर इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। ठीक है, बहुत सालों से वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं और दिस ईयर ऑल्सो दे आर एबल टू जनरेट इनफ प्रॉफिट्स। ठीक है, और देयर इज इनफ कैश इन द कंपनी, मतलब इनकी कैश फ्लो भी अच्छी है, इनके पास पैसा है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, और इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, मतलब इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो यही 4 फैक्टर्स जो हैं वो हम यहाँ पे दिखते हैं जो कि डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड हैं। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, कैश फ्लो पोजीशन, ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स और शेयर होल्डर प्रेफरेंस। यहाँ पे बोला है ना कि ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनको रेगुलर इनकम की जरूरत है, जो कि चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे रेगुलर इनकम, है ना। तो ये एक पॉइंट आ जाता है यहाँ पे शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। तो ये सभी डिविडेंड डिसीजन के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। इससे कंपनी जो है इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करेगी। आई होप आपको सारे जितने भी हमने आज केस स्टडीज डिस्कस की वो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।